तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मिष्टी। मिष्टी ने सिंगिंग के लिए नाम लिखवाया है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सॉन्ग। वेरी गुड। दो मुर्गी तेरी, दो मुर्गी मेरी, चार तेरे मामे की, हो सात सुर में जो तीन ताल मिले, धुन बने गाने की, हो दुनिया है सारी नंबरों से बनी, बक्से से बाहर निकाल, हम नजर अभी कीड़, अभी टेंशन मत ले यार, बोल बेटा 1 2 3 4, फेल नहीं तो पास नहीं, फेल नहीं तो पास नहीं। मिष्टी ने बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनाया है। वेरी गुड। नेक्स्ट बुलाएंगे हम ऋषभ। नमस्ते, मैं आज ऋषभ आप सभी के बीच श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में हुए संवाद को दर्शाने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, खुद को ईश्वर कहते तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, रे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का लेकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फंते में मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। थैंक यू। बहुत ही सुंदर ऋषभ, काफी बेहतरीन प्रस्तुति। इसके बाद दीदी। गुड इवनिंग। आज मैं आप सभी के सामने एक गाना सुनाने जा रही हूँ। मुझे को इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की काली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। वेरी गुड रिधि। रिधि की लगातार हर कारवा ओपन माइक में परफॉर्मेंस आ रही है और बहुत ही सुंदर। इसके बाद हम बुलाएंगे कोमल को। Hello everyone, my name is Komal. Today I am come here to present a quote about self-motivation. No matter how bad your days goes, but always keep a smile on your face. This is the most precious thing in your whole universe. I repeat, no matter how bad days go, always keep a smile in your face. This is the most precious thing in whole universe. हम बुलाना चाहेंगे अनीता जी को। हेलो, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले रविवार को आए थे और यहाँ जो ये प्रोग्राम को देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस संडे को अपने बच्चों को लेकर आए हैं और आज कुछ बताना चाह रहे हैं कि जैसे आज से करीबन जो भी 14-15 साल पहले या जो हम देखे हैं, फील किए हैं, उस मुताबिक ना महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई है। फिर भी कहीं न कहीं वही पुरानी मतलब जो औरतें जो सहती है वो सहती आ रही है। उसी पे मैं एक छोटा सा कविता कह रही हूँ। औरत से है यह दुनिया सारी, फिर भी यह गुलामी सहती है। औरत के लिए जीना सजा, फिर भी वह जिए जा रही है। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी किस्मत की मारी है। औरत आज भी जिंदा जलती है, फिर भी कहलाती वह कुर्बानी है।
औरत के लिए रोना आता खाता है, फिर भी वह हर जुल्म सहती। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, फिर भी वह कहलाती पैरों की जूती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी है कि बच्चों के साथ अब पेरेंट्स भी इस मंच में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके बाद हम बुला रहे हैं आलोक जी को। आलोक जी आइए और अपनी सुंदर प्रस्तुति आज हमारे सामने प्रस्तुत करिए। हाय, मेरा नाम आलोक पांडे है। जाने दीजिए नाम में क्या रखा है, शुरू करते हैं। भौतिकी का एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। कहते हैं जो चीज़ें जितनी दूर होती हैं वो हमें उतना ही अट्रैक्ट करती हैं। सिमिलरली प्रेम का भी यही नियम है, जो जितने दूर होते हैं वो हमें उतना ही याद आते हैं। जब हम घर पे थे तो माँ के लिए कभी ऐसा इमोशंस आया नहीं, लेकिन जब हम आज घर से बाहर हैं तो माँ अक्सर याद आ जाती हैं। तो उनके लिए एक कविता है, कविता का शीर्षक है एक पैगाम माँ के नाम। कवि हैं निशांत जैन। भावों की तू अजब पिटारी, अरमानों का तू सागर, नाजुक से एहसासों की एक नर मुलायम सी चादर। खट्टी मिट्टी फटकारें और कभी पलटकर वहीं दुलार, जीवन का हर पल तुझ में माँ, तुझसे है सारा संसार। जिसकी खातिर सब कुछ बारा, अपनी खुशियाँ जानी ना, वक्त कहाँ उस पर अब माँ तेरे दुख दर्द चुराने का। उम्मीदों का पंख लगाने बड़े शहर को निकला जब, छुपी रुलाई देखी तेरी, प्यार का तब समझा मतलब। रिश्तों की गर्माहट तुझसे प्यार भरा एहसास, ले भरपूर दुआएं अपनी, हरदम थी तू मेरे पास। किसने कहा फरिश्तों के जग में दीदार नहीं होते, किसने कहा फरिश्तों के जग में दीदार नहीं होते। माँ की गोद में एक झपकी, सपने साकार सभी होते। माँ की गोद में एक झपकी, सपने साकार सभी होते। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता आलोक जी, हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी सुंदर। इसके बाद हम बुलाएंगे अब्दुल जी को। ये अपनी कुछ बातें हम सबके सामने रखेंगे। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले आपका एक बात शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई बुक कंप्लीट की है। लास्ट वीक में आया था और मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू, डॉक्टर डेविड सॉवर्ट्स की एक बुक है, वो बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा लगा। उस बुक के अंदर बताया गया है कि आप अपने दिनों को कैसे मैनेज करें। मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इसको देख के बड़ी खुशी होती है। ऐसे कामों से मैं खुद अपने आप को जोड़ना चाहूँगा। मतलब ऐसा लगा कि कह सकते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे आप सबसे जुड़ के। और आपका एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच अब्दुल जी, आपने जो भी कहा हमें खुशी होती है कि हमारे थोड़े से प्रयास से अगर किसी को कुछ कोई अपने अंदर अगर बदलाव लाता है, बहुत बड़ी बात है। और इस मंच का उद्देश्य ही यही है कि आप अपने अंदर की बातें, अपने अंदर की कला को बाहर लाएं और उसे सबके सामने साझा करें। आपको सुनने वाले कितने हैं, देखने वाले कितने हैं, इससे ज़्यादा अहमियत रखती है कि जब आप यहाँ पे इस मंच का प्रयोग करके जब आप खुद का आत्म परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि आप जितने बार मंच में गए हैं उतने बार आपने अपने आप को बेहतर करने का मौका पाया है। इसके बाद हम बुलाएंगे हमारे बड़े भाई और जो हमेशा हमारे साथ हर सप्ताह अपना समय देते हैं और जो आज भी मौजूद हैं, अंकित भैया आप आइए और अपने अंदर के भावनाओं, विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से हम सबसे साझा करिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसा कि आप देखें कि कारवां का ड्राइंग संपन्न हुआ, छोटे छोटे बच्चे आए, अपना योगदान दिए। उनके अंदर देखने की या करने की जो ललक थी, उस पे एक शेर है कि हम भी ऐसे ही थे जब आए थे इस वीराने में, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे इस वीराने में। और यहाँ मातृ शक्ति भी आई उनके साथ, उनकी माँ या पेरेंट्स भी आए तो अच्छा लगा।
क्योंकि वो जो नींव होती है वो यहीं से तैयार होती है। एक बार वो उम्र या सीमा क्रॉस हो गई तो फिर आसान नहीं होता किसी चीज़ों को बनाने कि जैसे बहुत लोग, एक सिंपल उदाहरण है कि हम खेती करते हैं, खेती में अगर एक साल फसल खराब हो जाए तो दूसरी साल उम्मीद ये करते हैं कि बेहतर कर लें, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें अगर खराब हो जाएं तो वो बनाने में वक्त लगता है। आज कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे राष्ट्र हिंदुस्तान से ही कटके बने, बस वो जो नींव रखनी थी वो धार्मिक रखी गई और वो धीरे धीरे सांप्रदायिकता में बदल गई। हमारे कारवां या बीएचसी का ये वसूल है कि ये धर्म हो लेकिन कट्टरता नहीं। इसलिए इन बच्चों को या पेरेंट्स को या जो कांटेक्ट होते हैं उसमें ये प्रयास किया जाता है कि इन सब चीज़ों से बचा जाए, और वो चाहते हैं कि समझ हमारी ये है कि वो बच्चे या वो पेरेंट्स अपने बच्चों से जो उम्मीद रखते हैं उससे ज़्यादा कुछ कर जाए। फ्री बुक किया गया तो बुक में ये था कि रीजन बहुत सारी बुकें होती तो 400, 500 या 600 की एक बुक आती है, वो एक बुक ले आए, 2 बुक ले आए, 3, उसके बाद वो पड़ी रही, आधा पढ़े नहीं पढ़े, रूटीन बन नहीं पाता, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। इसके लिए ये बीएससी जब शुरू किया गया तो कंटिन्यूटी, इसमें ये अच्छी बात ये है कि आपको हर संडे याद रहेगा कि संडे आना है तो आएंगे तो देखेंगे, और जब कोई चीज़ देखते हैं तो उस पर अमल भी होता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उस पर अमल करते हैं, जानने की चेष्टा रखते हैं, सीखने की समझ रखते हैं। जब ये सब करते हैं तो उसमें करने की भी इच्छा होती है, तो जो लोग करने के अपनी कंटिन्यूटी बना लेते हैं वो कर भी जाते हैं। और ये सब हुआ, और ये भी कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार या बड़े लोगों से सुना कि कई जगह की एक आदर्श समाज का निर्माण जो होता है वो महिला करती है, वो हमारी महिला शक्तिकरण से ही होता है। क्योंकि एक बेटा जो होता है वो या बेटी वो माँ के पास से ही रहती है, वो पहला संस्कार, पहली शिक्षा वहीं से सब होता है। अगर हम उसको मजबूत ना बना पाए या मजबूत ना कर पाए तो फिर उसके साथ का वो जो गैप है वो कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसानदायक होता है। बच्चे हमारे जरूर हैं, हमारे अंश जरूर होते हैं, बस अगर तैयार करने में कोई भी गलती हुई तो वो समाज का भी हिस्सा होते हैं। एक समय के बाद वो समाज से ही सीखते हैं, समाज के लिए ये करने जाते हैं। हम लोगों के बैच से ये बहुत सारा गांव से निकले तो पढ़ने जब आए इलाहाबाद तो बहुत सारे ऐसे थे कि हम लोग तो इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से डिग्रियां भी हुई, कई ऐसे थे कि इलाहाबाद भी नहीं आ पाए, और वहाँ से हम दिल्ली प्रस्थान कर गए, हमारा पूरा ग्रुप। तो वहाँ से इलाहाबाद तक तो ये था कि आए लोग, लेकिन वहाँ से दिल्ली का ये जो खर्चा है यहाँ तक नहीं आ पाए। तो ये सोचा गया कि दिल्ली में है क्यों ना एक फ्री जगह या ऐसी जगह जहाँ ये कैंपेन किया जा सकता है, फ्री किताबें दी जा सकती हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ ये किया जाए, और किया भी गया। अब यहाँ की सोसाइटी, समाज, यहाँ के लोग ये चाहेंगे कि ये किस मुकाम तक जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपने जो बातें रखी हमारे सामने, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम बुलाएंगे, हमारे बीच में मौजूद है मोहन जी। मोहन जी आप आइए। ये हमसे कह रहे हैं कि हमें डर लगता है, तो हमने कहा कि ये कह रहे हैं कि अगली बार कुछ अच्छा तैयार करके आएंगे, तो हमने कहा कि तैयार से पहले शुरुआत बहुत मायने रखती है। तो आप आइए यहाँ पे और आप अपने अंदर के उस डर को आप जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आइए मोहन जी, आइए। ये मंच आप ही जैसे लोगों के लिए है, ये हमें यहाँ पे कोई बेहतरीन प्रस्तुति या बहुत उत्कृष्ट कला का चुनाव करना है, हमें यहाँ पे आप जैसे लोगों को आवाज देनी है। आइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या बोलूं सर? आप अपने बारे में बताइए। अपना नाम? मेरा नाम मोहन है, मैं उत्तर प्रदेश फ्रॉम बस्ती से हूँ और मैं यहाँ तैयारी करता हूँ।
मैं मतलब हैंडल नहीं कर पाता। जैसे अगर 4 लोग के बीच में मुझे बोलना है, अगर मुझे कुछ आता भी है तो मैं उसको जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ कि बढ़िया से, और बोलता भी हूँ तो ऐसा लगता है कि आवाज़ जो है हमारी दब रही है कहीं भी। मतलब अगर कुछ अपरिचित लोग मिल जाते हैं, अगर जैसे किसी से अगर हम पहले मुलाकात कर चुके हैं, उनसे बोलने में हमको दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कोई अचानक जैसे किसी से बात करना हो तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और कबीर दास की बहुत सारी कविताएं मुझे याद हैं, क्योंकि लिटरेचर मेरा ऑप्शनल है, तो इसलिए उनकी बहुत सारी मैं एक आध दो उसमें से सुनाना चाहूँगा। तो सर, जैसे कबीर दास नाथ परंपरा से पहले उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई नाथ परंपरा में हुई, तो जब वो नाथ परंपरा में थे तो उस समय जो है क्या नाम है, स्त्रियों के बारे में बहुत सारा चीज़ उन्होंने, लोग कहते हैं, वैसे उनकी कविता में मिलती भी है, जो सही भी है, कि उन्होंने गलत कहा। जैसे कहते हैं स्त्रियों के बारे में, माया महा ठाकनी हम जानी, निर्गुण ठास लिए कर बोले बोले मधुरी वाणी। और कहते हैं कि माया मोई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मोई, यूँ कह गया कबीर। और एक और उनकी कविता है कि कहते हैं कि नारी की छाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जे नित नारी की संग। तो जब जो है क्या नाम है, बहुत सारे जो उनके समर्थक थे कबीर को बचाने का प्रयास किए कि कबीर नारी मात्र के विरोधी नहीं थे, जब वो माया के रूप में जो है चीज़ें आती हैं सामने, उसका विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि प्रतिबता मैली भली, काली कुचित करो, प्रतिबता के रूप पर वारों कोटि करो। तो इस तरह से कविताएं तो मुझे बहुत ज़्यादा याद हैं, लेकिन इस समय तो बस इतना ही। थैंक यू सर। वाकई बहुत बढ़िया मोहन जी। सच में ये आज का एक्सपीरियंस हमारे लिए भी बहुत ही नायाब रहा। आप सोच नहीं सकते कि व्यक्ति कुछ समय से यहीं पे खड़े खड़े देख रहे थे। हम इनके पास गए, हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी आइए। ये पूरी तरह से मना करने में ही लगे रहे कि हम अभी बिल्कुल तैयार नहीं है, हम डरते हैं, हम हिम्मत नहीं है, और यहाँ तक कि शरीर में भी वो डर नज़र आता है। तो हमारे आग्रह करने पे इन्होंने कोशिश की, और ये देखना एक तरह का चमत्कार है कि जो व्यक्ति यहाँ पे आने से डर रहा है, वो फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटा के कुछ उन्होंने जो भी सुनाया, वो किस तरह से एक परिवर्तन है इस मंच में, इस मंच का। और हमें उम्मीद है कि आप अगली बार आएंगे और अपने आप को और बेहतर तैयार करके आएंगे और अपने आप को और बेहतर करेंगे। तो यही फर्क है, यहाँ पे न जाने कितने लोग होंगे जो इतना साहस, इतनी हिम्मत नहीं रख पाते या नहीं कर पाते कि यहाँ पर आकर कुछ बोलें। ये डर आपको हमेशा वहीं रखता है जहाँ पर अभी आप हैं। जब आप इस डर को दूर करने के लिए मंच में आते हैं, माइक को अपने हाथ में पकड़ते हैं, तब आप अपने आप को और बेहतर करने के रास्ते पे होते हैं। ये कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए, डर को निकालिए। और ये मंच का उद्देश्य कोई उत्कृष्ट कला या उत्कृष्ट कलाकार को ढूंढना नहीं है, बल्कि जो कला, जो भावनाएं अंदर दबी हैं, जो डर अंदर दबा है, उसको बाहर निकालना है। तो आप भी इस मंच का इस्तेमाल करें, ये मौका विरला ही है, और मंच में आके माइक को थामने का जो अनुभव है आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का और कुछ नया करने का हिम्मत देगा। अगर आप अभी डरेंगे तो आप शायद हमेशा डरते रहेंगे। तो इसके साथ ही हम आगे बुलाना चाहेंगे आलोक जी को। आलोक जी, आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। सर्वप्रथम ये जो मुहिम, इसको मुहिम नहीं कहेंगे हम, निश्चय रूप से एक यज्ञ का कार्यक्रम है। इसमें सबको समान अवसर मिल रहा है कुछ कहने का, कुछ समझने का, कुछ महसूस करने का। और ये जो भी यज्ञ का कार्यक्रम जिसके द्वारा भी संचालित किया जा रहा है, निश्चय ही यह प्रशंसनीय है, हमारे लिए वंदनीय तो है ही। और इस प्रकृति के पर्यावरण में जो भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित जितने भी
ग्रह गण इत्यादि हैं उनको नमन करना चाहेंगे। और नमन से याद आया कि अभी हमारे एक भाई साहब, बड़ा अच्छा हिंदी साहित्य उनका वैकल्पिक विषय है, और उन्होंने बोला कि बोलने में हिचकिचाते हैं, तमाम समस्याएं आती हैं, अपनी बातों को कहने में एक साहस नहीं मिल पाता है। तो चूंकि हम सब सीखते हैं, सीखना जीवन की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और हमें लगता है कि वह प्रक्रिया मरणोपरांत तक चलती है। तो इतना कहना चाहूंगा, 3 चीजें बड़ी आवश्यक है। अपनी बात को हम कह रहे हैं तो उसका पेस किस तरह है, दूसरा टोन किस तरह है, तीसरा हम अनुभूति किस तरह से कर रहे हैं। क्या हम जो चाह रहे हैं कहना, वो कहने के लिए जब उपस्थित हैं तो वो कह पा रहे हैं या नहीं, या फिर मैं गया, कुछ कह दिया, बस कुछ कह के चला आया, बस कुछ कहा, और जो मैं चाहा वो कहा, दोनों में बड़ा अंतर है। आप जो चाहते हैं समझाना और जो आप अंदर समझना चाहते हैं, ये दोनों बड़ा अंतर है। मैं कुछ कह के यहां से चला जाऊं या फिर आप कुछ यहां आके कहें, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमको कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है और सामने वाला कितना हमसे कुछ ले पाता है, प्रतिशत में ही, चाहे वो सुनने ही क्यों ना हो, ठीक, लेकिन लेना है, ठीक। तो आज कुछ स्वरचित कविता भी है हमारे पास, मैं सुनाऊंगा, क्योंकि हमारा प्रारंभ से ही विषय माँ रहा है, और माँ एक ऐसा विषय है कि जब ये माँ का शब्द आता है तो निश्चय रूप से शरीर की रोआ रोआ ये कहने को आतुर हो जाता है कि आखिर कितनी संवेदनाओं से भरा है ये। तो शुरू करूंगा मैं कि माँ रक्त में बहती वो प्रवाह हो तुम, माँ रक्त में बहती वो प्रवाह हो तुम, जिसके जर्रे जर्रे पर उकेरित तुम्हारा नाम है, और सांस धड़कन अंग का हर कोना कोना वत्सल से शोभायान है। हृदय की गतियों से, मन के मतियों से, प्रकृति से भी खूबसूरत प्रकृति विद्यमान है। भूख हो, सुख हो, दुख हो या मुख हो, भूख हो, सुख हो, दुख हो या मुख हो, हर दशा में नियंत्रण इन पर कोई तुमसे सीखे। जीने की आस हो, वृक्ष की शाख हो, हर फूक में लिए एक स्वच्छ स्वर्ग की एहसास हो। कितनी कलम की है कलमें हमने, तब जाके सींच पाई है कुछ पंक्तियां तुम पर। कितनी कलम की है कलमें हमने, तब जाके सींच पाई है कुछ पंक्तियां तुम पर। हरियाली रूपी जीवन के उस खेत का प्रमाण हो तुम। और अंत में कह दूं आज मैं कि बोलना, सुनना, सुनाना, देखना, दिखाना, बोलना, सुनना, सुनाना, देखना, दिखाना, इन सब की बुनियाद हो तुम। तो हमारी कविता यहाँ समाप्त होती है। दरअसल कोई कविताएं समाप्त नहीं होती हैं, वो शुरू होती हैं तो सिर्फ शुरू होती हैं। समाप्त तो शब्द ही नहीं है कविता के रूप में, वो तो सिर्फ एक प्रारंभ है। और जब किसी चीज का प्रारंभ हो जाता है उसका अंत नहीं, जिसका अंत है वो सिर्फ मृत्यु है, जो सत्य है। और इसी के बाद अपनी बात को हम विराम देंगे। मोहब्बत कर भी ले लेकिन मोहब्बत रास ना आए, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए। हजारों गम है दुनिया में मोहब्बत ही नहीं, लेकिन मोहब्बत का ही गम तन्हा करे, हम क्या करें। मैं शुरुआत में मोहब्बत से करता हूँ, फिर लास्ट में मोटिवेशन तक जाके खत्म होता है क्योंकि वो होता नहीं कपड़े वाला शोरूम, बढ़िया एकदम चमाचम लाइट वेट बांधो, लोग आए फिर गोदाम में लेके जाके दिखा दो भैया आपको चुनना यहीं से है तो यही है। मैं आपको एक गीत सुनाने जा रहा हूँ। वैसे मोटिवेशनल बहुत सारे सॉन्ग्स हैं मेरे जहन में आते रहते हैं। तो एक किशोर दा का एक लाइन है, वो 4 लाइनें मुझे याद है, मैं बहुत गाता हूँ कभी कभी जब मन उदास होता है, हालांकि बहुत कम होता है लोग जान नहीं पाते कब होता है। तो सुनाता हूँ 4 लाइनें उसकी। कहाँ तक ये मन को, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, भले तेज कितना हवा का हो झोंका, तू अपने मन में रखिए भरोसा, मुसीबत के दिन हाँ फिर ये ढलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये छोटा सा गीत था, एक है मोहम्मद अजीज जी का है, बड़ा खूबसूरत 4 लाइनें हैं कि एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ा सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका। कारवां ओपन माइक, इसका उद्देश्य ही है कि यहाँ पे आपके अंदर जो डर है ना बोल पाने का, आप भले ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आप कल को एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे और निश्चित ही आपके पास वो अवसर भी आएंगे जहाँ पे आपको, अगर आपने कभी ये मौका पहले नहीं लिया है तो अचानक वो मौका आपके सामने आएगा कि आपको एक मंच के सामने न जाने कितने हजारों लोगों को संबोधित करना होगा। और इस मंच की भी कोशिश यही है कि वो प्रयास, वो सीखने का जो प्रक्रिया है उसको अभी से शुरू करें। और हम खुद अनुभव करते हैं कि यह एक प्रक्रिया है। यहाँ हम देखते हैं कि कई लोग बताते हैं कि हम पहले बगल से गुजर जाते थे, फिर सामने खड़े होने का साहस हुआ, फिर सामने से फिर कुछ कहने का, मंच में आने का साहस, मंच में आने के बाद अगली बार और कुछ अच्छा बेहतर तैयार करके बोलने का साहस। तो एक बार में एक प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली हर पिछले कदम से अगला कदम बेहतर होने का सफर है। और हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप इस सफर के यात्री हों और आप अपने डर को लेके जो बैठे हैं यहाँ पे आकर अपने इस डर को निकालें। आपके अंदर जो भी कला है, अगर आप कला के धनी हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा सुनाते हैं, गाना, पोएट्री, कॉमेडी या जो भी कला आपके अंदर है, आप उस कला को इस मंच के माध्यम से किसी के सामने प्रस्तुत न करके बल्कि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करें। तो आज कोई यहाँ पे आके कोई कविता, कोई गाना सुनाना चाहता है तो बेझिझक आप यहाँ पे आके अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। Hello everyone, my name is Mohini Pal and I am a government employee. So गवर्नमेंट जॉब को ना इतना ज़्यादा हाइप किया हुआ है इंडिया में कि मतलब बेवजह का ही हाइप किया हुआ है। मतलब हम जब क्लास करते थे तो कोचिंग सेंटर वाले हमें इस तरह से मोटिवेट कर रहे होते थे कि भाई बस एक बार तुम गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसके बाद तो ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी, तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में ना सजदे करेगी, सजदे। मतलब क्या, ग्रुप डी एमटीएस का बैच चल रहा है ये, और ये दुनिया से सजदे करवाएंगे। उसके बाद इनकी मोटिवेशन यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, इसके बाद ये आगे भी मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे मोटिवेट कर रहे हैं कि एक बार तुम गवर्नमेंट जॉब ले लो,
उसके बाद तो मतलब तुम ही तुम होगे जो सोने के बन जाओगे, तुम्हारे सामने दुनिया ये पित्तल दी लगेगी, ठीक है। तो अब पता है इतनी खतरनाक मोटिवेशन देख के ये जो क्लास में मेरे पीछे 3 लड़के बैठे थे ना, ये जबरदस्त वाला मोटिवेट हो गए। मतलब इसका एक फायदा हुआ कि तीनों मोटिवेट हो गए। अब इनमें से एक जो बंदा था वो इतनी खतरनाक मोटिवेशन से थोड़ा सा डर गया। अब वो क्या कहता है, यार कैसी बातें कर रहा है यार ये मास्टर, मतलब अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना जेंडर चेंज कराना पड़ेगा मेरे को। मेरे को नहीं बनना भाई बेबी डॉल, मैं यही ठीक हूँ। दूसरे वाले ने इसको समझाया, पागल है सर के कहने का मतलब ये नहीं है। सर कहना चाह रहे हैं कि सनी लियोनी मैम भी गवर्नमेंट जॉब में है। अब मोटिवेशन देखिए और उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन देखिए। अब इसका जो इम्पैक्ट इतना हुआ कि जो तीसरा वाला लौंडा था ना, ये जबरदस्त मोटिवेट हो चुका है। ये बोल रहे हैं कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, तेरा भाई तो गवर्नमेंट जॉब लेके ही मानेगा इस बार। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है और मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मतलब यू नो मैं ऐसे लोगों को प्रॉब्लम में देखा नहीं जाता, परेशानी में देखा नहीं जाता। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इनमें से किसी को भी सनी मैम का डिपार्टमेंट नहीं पता था। सो मैंने बता दिया। अब ये प्राइवेट जॉब तो थी नहीं, जो आज रिज्यूमे डाला 2 हफ्ते बाद इंटरव्यू की कॉल आ गई और ज्वाइनिंग मिल गई। भाई उस साल की एमटीएस की वैकेंसी को पूरे होते होते पूरा 1 साल लग गया और 1 साल बाद इस मोटिवेटेड लौंडे को सिर्फ अमेरिका याद रह गया था। एग्जाम हुए, प्रेफरेंस फॉर्म आते हैं डिपार्टमेंट के, उसके बाद 72 डिपार्टमेंट की लिस्ट में ये बंदा अमेरिका 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 ढूंढ रहा है। सर को लगा कि बेचारा बच्चा फॉरेन जाना चाहता है। सर ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टिक करा दिया। आज के टाइम पे ये बंदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एमटीएस की जॉब कर रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। बढ़िया। कारवा का हम लोग क्लोजिंग ही करने वाले थे, तो मोहिनी जी ने खुद से कोशिश की। और एक बात, कारवा ओपन माइक में जो हम लोगों ने जब शुरू किया तो इस बात का हमें ध्यान था कि यहाँ पे ये मंच बच्चे से लेके युवा से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक सभी के लिए है, महिलाएं लड़कियों सभी के लिए है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मंच में हर आयु वर्ग और हर लिंग का व्यक्ति इस मंच में आए और अपनी कला अपने आप को अभिव्यक्त करे। तो उसी के साथ जब हम ये बता रहे हैं कि ये मंच सभी के लिए है, तो निश्चित ही यहाँ पे हर तरह के लोग मौजूद हैं, वो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हमें दिख रहे हैं। तो आप सभी जो भी इस मंच में अपने आप को अभिव्यक्त करने आ रहा है, तो ये हमारी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम इस मंच की गरिमा और शब्दों का भी ध्यान रखें। तो ये विनम्र आग्रह है और इसी के साथ हम आगे बुलाना चाहेंगे ऋषभ जी को। ऋषभ आइए और अपनी प्रस्तुति से इस मंच को सुशोभित करें। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। क्योंकि ये मैं तीसरी बार इस मंच पर अपनी कविता प्रदर्शित करने जा रहा हूँ और एक शेर से शुरू करता हूँ। किसी की याद में मुस्कुराना आ गया हमको, किसी की याद में मुस्कुराना आ गया हमको, किसी की याद में नजरें चुराना आ गया हमको, किसी की याद आई तो हुआ मालूम मुझको ये, किसी की याद में गजलें सुनाना आ गया हमको, किसी की याद में गजलें सुनाना आ गया हमको। धन्यवाद। और एक गजल और एक लास्ट में एक शेर पढ़कर अपना स्थान लूंगा। मुझको छोड़कर जाने की तैयारी है, मुझको छोड़कर जाने की तैयारी है, यार बताओ अब ये कैसी यारी है। मुझको छोड़कर जाने की तैयारी है,
यार बताओ अब ये कैसी यारी है, रंग बिरंगी उड़ती तितली उपवन में, देखो ना ये तितली कितनी प्यारी है। मुझको छोड़कर जाने की तैयारी है, यार बताओ अब ये कैसी यारी है, रंग बिरंगी उड़ती तितली उपवन में, देखो ना ये तितली कितनी प्यारी है। पल भर में तुम बैर करोगे मालूम है, रिश्तों में मीठापन भी दुश्वारी है। पल भर में तुम बैर करोगे मालूम है, रिश्तों में मीठापन भी दुश्वारी है। सारी जंगें जीत गया इस जीवन की, इस पंक्ति पे दाद चाहूंगा कि सारी जंगें जीत गया इस जीवन की, मैंने केवल जंग तुम्ही से हारी है। सारी जंगें जीत गया इस जीवन की, मैंने केवल जंग तुम्ही से हारी है। झूठा था वो तेरी आंखों का पानी, झूठा था वो तेरी आंखों का पानी, कस्में भी ये झूठी तेरी सारी हैं। हाथ उठाते फिरते हो कमजोरफों पर, कमजोरफों मतलब कमजोर लोगों पर, हाथ उठाते फिरते हो कमजोरफों पर, ऐसी भी बोलो क्या तुम लाचारी है। अत्याचार को देख रहा हर शख्स यहाँ, मेरी नजरों में तो अत्याचारी है। अत्याचार को देख रहा हर शख्स यहाँ, मेरी नजरों में तो अत्याचारी है। खुद की कश्ती डूब गई है पानी में, नौका पर लहरों ने बाजी मारी है। बचपन में ये मन भी कितना चंचल था, बचपन में ये मन भी कितना चंचल था, इस यौवन में तो बस जिम्मेदारी है। खुद नफरत के बीज दबाए सीने में, खुद नफरत के बीज दबाए सीने में, शख्स ये बोला कि नफरत बीमारी है। छोटे छोटे बांध बने हैं खेतों में, छोटे छोटे बांध बने हैं खेतों में, इन खेतों में देखो कितनी क्यारी है। संघर्षों में धैर्य बनाए रखे जो, संघर्षों में धैर्य बनाए रखे जो, घर को घर में ढाले वो ही नारी है। तुमने अपना काम किया नाकाम हुए, तुमने अपना काम किया नाकाम हुए, शस्त्र चलाने की अब मेरी बारी है। हाथ रहेगर उस रब का इस सिर पे तो, हाथ रहेगर उस रब का इस सिर पे तो, एक अकेला ही सब पर भारी है, एक अकेला ही सब पर भारी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर ऋषभ जी, आपने बहुत ही अच्छी सुंदर कविता से हमें आपने अपनी प्रस्तुति दी। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में नीलेश सर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और सर शुरू से ही हमारे बुक इन हैंड कैंपेन और कारवां ओपन माइक के सफ़र में हमेशा उन्होंने अपना साथ दिया। इस बात की हमें बेहद खुशी है। सर अक्सर मौजूद रहते हैं यहाँ पे और आज भी सर उपस्थित हैं, तो हम सर को, नीलेश सर को बुलाना चाहेंगे। सर आप आइए और इस मंच में अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करेंगे। दोस्तों नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। मैं नीलेश सिंह, वैसे मैं गणित का फैकल्टी हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो है प्रत्येक संडे को इस कारवां और बुक इन हैंड कैंपेन में, इस कार्यक्रम में मैं जरूर उपस्थित रहूँ, क्योंकि ये सारे युवा लोग बहुत ही शानदार जो है काम कर रहे हैं। ये बात मैं लगातार जो है बताता रहता हूँ और आप सभी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो अपनी अपनी रचनाएं या जो है वो मोबाइल में लेकर के आए या लिख करके लेके आए, या जो उनके मन में है वो यहाँ पर कम से कम बोलने की कोशिश करें। जितना अच्छा वो यहाँ पर खुल करके बोलने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और तो सभी से जो है आग्रह करूंगा कि वो जो है इस मंच पर आएं और बोलें। और एक बहुत ही सुंदर लाइनें हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की, तो वो मैं रखना चाहूँगा आपके समक्ष। और इसी के साथ साथ सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी युवा हैं, जो भी लोग यहाँ पर हैं, वो लगभग जो तैयारी कर रहे होंगे, तो इतना नॉलेज सबको होता है, सब मेधावी लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, तो वो आएँ और अपनी अपनी बात कहें, बिल्कुल खुल करके थोड़ा सा जो है वो बोलना सीखें और समझना सीखें। और इसी के साथ साथ मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को मैं बहुत ही दिनों से सुनता रहा हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, तो उनकी कुछ लाइनें हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उनको जरूर सुने और यूट्यूब पर है। थाल पूजा का लेकर चले आइए, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा सा लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा,
आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और ये पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, दिल की धड़कन से स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर, देखिए ये बहुत सा ये नाजुक जिगर, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, घर के गमलों में जो नागफनियां लगी, घर के गमलों में जो नागफनियां लगी, फेंकिए रात रानी लगा दीजिए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं गणित का व्यक्ति हूं और पिछले करीब 20 सालों से गणित का ही अध्यापन कार्य कर रहा हूं दिल्ली में और कई स्टेट में, सिविल सेवा हो या एसएससी हो या डिफेंस का हो। और प्रेजेंटली जो है वो अड्डा 24/7 का जो ऑनलाइन वो है नेटवर्क है, मैं उसका भी टीचर हूं और ध्येय IAS में भी हमारी क्लासेस होती हैं। लेकिन मैंने कोशिश किया कि हिंदी के माध्यम से भी हम आपके सामने कुछ अपनी लाइनों को रखें, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। हम उन्हीं के गांव से हैं और 1900 से लेकर 1920 का जो हिंदी का कालखंड रहा वो द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो रहे उन्होंने सरस्वती पत्रिका का करीब 17 वर्षों तक कुशल संपादन किया। तो इस नाते जो है वो हिंदी की कुछ भावनाएं हमारे मन में हैं। तो मैं कारवां की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ अगर कारवां की टीम की इजाजत हो तो हमारे एक मित्र हैं ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी जी, जो वैस IAS में ये फैकल्टी रहे हैं। गणित के ही व्यक्ति ये भी हैं, तो हमारे कहने से आज ये यहाँ पर आए, पहली बार आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये अपने कुछ शब्द जो है रखें। ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी जी, सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो मित्रों, मैं ज्ञानेन्द्र तिवारी और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना समय निकालते हैं, व्यस्त जीवन में से, कि आप लोग इस तरह से यहाँ पर समय देते हैं। मेरा एक ऐसा कुछ मानना है कि जैसे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो सभी लोग एकेडमिक्स पे ही हैं, यानी कि आइदर वी आर स्टूडेंट्स आर फैकल्टीज। तो कुछ तो हम लोगों को थोड़ा सा कुछ ऐसा कंटेंट रखना चाहिए, कुछ इस तरीके से हमारा समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। जैसे मैं देखता हूँ सर, उधर कुछ पुस्तकें पड़ी हुई हैं, कुछ उधर पड़ी हुई हैं। तो अब तो खैर अंधेरा हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं,
और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको और आपकी टीम को कि आपने बुक इन हैंड जो एक कैंपेन स्टार्ट किया है, ये बहुत मीनिंगफुल है। यानी कि सोसाइटी से ही हम लोग इमर्ज होते हैं और सोसाइटी में ही अंत में डिसअपियर हो जाते हैं। बाद में हमारे कार्यों की समीक्षा होती है। इसमें ये बड़ी चीज़ नहीं है कि जब तक हम बहुत बड़े पद पे नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, गलत बात है। जीवन बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। हमको आपको किसी भी पद या किसी भी परिस्थिति में रहते हुए जहाँ तक हो सके समाज का अपने हिसाब से पे बैक करते रहना चाहिए। यानी कि अगर हम IIT से कहीं से अच्छे संस्थान से बीटेक कर रहे हैं तो कम से कम जो न्यू एस्पिरेंट है उनको हमको मोटिवेट ही करना चाहिए। और हर स्टूडेंट्स के पास कुछ न कुछ बुक्स ऐसी रहती हैं जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं करते, ऐसे पड़ी रहती है, बाद में उसको रद्दी के भाव इधर उधर बेच देते हैं। तो हमको आपको जरा इस पर भी ध्यान देना। मैं व्यक्तिगत तौर पर अगले सप्ताह कुछ बुक्स लेकर आऊँगा जो अभी मेरे काम की नहीं है लेकिन कभी थी तो मैंने खरीदा था, तो मैं उसको ला के यहाँ आपको हैंड ओवर करूँगा। और कारवां की टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये लोग सामाजिक कार्यों को इस तरीके से बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। लॉर्ड चेस्टरफील्ड एक बार अपने कुछ आइडियाज एक्सप्रेस किए थे कि पर्सनल इंडिविजुअलिटी इज ऑफ नो वैल्यू एंड पर्सनालिटी इज ए मीनिंगलेस टर्म अपार्ट फ्रॉम द सोशल एनवायरनमेंट वेयर इट इज डेवलप्ड एंड मैनिफेस्टेड। यानी अगर आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं लेकिन वो व्यक्तित्व समाज के किसी काम में नहीं आता है तो बेकार है। मतलब कि उसको कहा जाए, अपने मैं उत्तर प्रदेश अमेठी का रहने वाला हूं तो हमारे अवधी भाषा में उसको फर्जी कहा जाएगा कि एकदम बकवास, फसाद, किसी काम का नहीं है। तो कहने का मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप बहुत अच्छा कोई स्किल डेवलप कर लिए हो लेकिन वो सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स और सिर्फ आपके बच्चों के लिए है, ये गलत बात है। ऋग्वेद की 21 पांडुलिपियों में लोग बताते हैं, मैं तो गणित विषय छात्र हूँ, बहुत ज्यादा साहित्य की जानकारी नहीं रखता हूँ, बताते हैं कि आउट ऑफ द 21 स्क्रिप्चर्स एटलीस्ट 17 or 18 have been disappeared only because of the sheer arrogance of the masters who were the owner, that is the pioneer personalities in the field. They never transferred their ideas to next generation. अब आपको कुछ पता है, आप उसको अगली जनरेशन को नहीं बता रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं लेकिन मैं देखता हूँ दिल्ली में अगर किसी से रास्ता पूछो तो वहीं के रहने वाले हैं बताते हैं नहीं मुझे नहीं आइडिया, मैं भी नया हूँ, जबकि इतने में ही बता सकते थे कि बगल वाला है। समझ रहे? ऐसे ही लोग आगे चल के सुसाइड करते हैं, अल्कोहलिज्म और सब चीजें करके अंत में आत्महत्या कर लेते हैं। अगर आप समाज की चिंता करते हो तो समाज आपकी चिंता करेगा। और रही बात इस चीज की कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो लॉजिकली देखा जाए कि हम लोग अगर इंटरमीडिएट पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, ग्रेजुएशन किए, कुछ भी किए, तो हम इसलिए कर ले गए क्योंकि समाज ने उसमें अवरोध पैदा नहीं किया। अगर आपको कोई पेपर देते समय पकड़ ले, रोक ले से ही फिजिकली, तो आपका करियर खराब हो जाएगा। यानी समाज में बहुत ज्यादा शक्ति है, तो हमको आपको भी समाज का सम्मान करते हुए एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा। और आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। बस इतना रिक्वेस्ट है कि जहां तक हो सके कुछ एकेडमिक्स पे भी ध्यान देते रहा जाए, जिससे ज्यादा मीनिंगफुल हो गैदरिंग। ऐसा ना हो कि कोई पिकनिक स्पॉट में कन्वर्ट हो जाए, है कि नहीं? तो आप लोग कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। और सीसेट या ऐसा कोई सिविल का कोई प्रोग्राम आप चलाएंगे तो उसमें एज ए मैथ्स फैकल्टी नीलेश जी का मैं 2007 से मित्र हूं और बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और इनका सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रहता है। विभिन्न मंचों पर मैं इनको देखता हूं, अपना कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। तो आज इन्होंने हमसे कहा कि तिवारी जी आप भी चलिएगा भाई, आप भी कुछ सहयोग करिएगा। तो जिस भी लायक हो पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन जो बात का निष्कर्ष हो यही है कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट आवर ओन वीकनेसेस। जो हमारी व्यक्तिगत कमजोरियां हैं उसको दूर करना है, तब कंपटीशन के बारे में सोचो। अगर हमारे अंदर सुबह सोकर उठने में आलस्य आती है या हम कोई गंदा नशा करते हैं, इस तरीके से अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि एक अच्छे मतलब पढ़ाई लिखाई क्या है, एक साधना है, पूजा है, तपस्या है, तो कहने का मतलब उच्च ऊर्जा स्तर होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक दोनों। तो अगर हम लोग ऐसे किसी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता है। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लें, अंत में वो फल ही वापस लौटना है। तो सेहत पे पहला ध्यान रखना है हमको, आपको, सबको, क्योंकि हेल्थ अगर गड़बड़ हो गया सब गड़बड़ है, बाकी सब ठीक ही रहेगा। टाइम टेबल सही है, हेल्थ सही है, तो आप सफल रहेंगे जीवन में। तो मैं बस इससे ज़्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सो मच नीलेश सर और ज्ञानेंद्र सर। आपने बहुत ही ज़रूरी बातें हमें बताई और आपके सुझाव, आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए आगे का रास्ता दिखाने का काम करेगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं थोड़ा अंबाला चला गया था, इस कारण मैं लेट हो गया प्रोग्राम में आने के लिए। चंद गीत की चंद लाइनें।
ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, पिसर मतलब बेटा। ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, पिसर चाहता है। दुआओं में अपनी, दुआओं में अपनी असर चाहता है, दुआओं में अपनी असर चाहता है। ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, पिसर चाहता है। दुआओं में अपनी, दुआओं में अपनी असर चाहता है, दुआओं में अपनी असर चाहता है। सफर करते करते थका है मुसाफिर, सफर करते करते थका है मुसाफिर, थका है मुसाफिर। कड़ी धूप में की, कड़ी धूप में की सजर चाहता है, कड़ी धूप में की सजर चाहता है। ये दिल है तुम्हारी मोहब्बत का मारा, ये दिल है तुम्हारी मोहब्बत का मारा, मोहब्बत का मारा। करम की तुम्हारी, करम की तुम्हारी नजर चाहता है, करम की तुम्हारी नजर चाहता है। ये बीमार माँ का, ये बीमार माँ का पिसर चाहता है। अंतिम लाइन है। ये बेगाना शायर मिटा कर अदावत, ये बेगाना शायर मिटा कर अदावत, मिटा कर अदावत। बसाना मुहब्बत, बसाना मुहब्बत नगर चाहता है, बसाना मुहब्बत नगर चाहता है। ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, पिसर चाहता है। दुआओं में अपनी, दुआओं में अपनी असर चाहता है, असर चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और कारवां का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही खूब बेगाना जी। इन्होंने पहले भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं और ये अक्सर इस मंच पर आते रहते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी है और ये खुद ही लिखी है किसी खास के लिए, कि लगने लगा जब मुझे कि वो कैद परिंदे की तरह छटपटा रही है, लगने लगा जब मुझे कि वो कैद परिंदे की तरह छटपटा रही है। मैं उसे बेपनाह चाहता हूँ और वो उड़ना चाह रही है। मेरी फिक्र उसे बंदिशें लगने लगी है, मेरी फिक्र उसे बंदिशें लगने लगी है। वो शायद अब धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगी है।
वो है दरिया के लहरों के मानिंद, वो है दरिया की लहरों के मानिंद, और मेरा प्यार उसे किनारों सा लगता है। वो है दरिया की लहरों के मानिंद और मेरा प्यार उसे किनारों सा लगता है। मुझे फिक्र है उसकी और उसे मेरी फिक्र अजीब सा लगता है। ये तहजीब हफी की कुछ लाइनें हैं कि तपते सहराओं में सबके सर पर आंचल हो गया, तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, उसने जुल्फे खोल दी और मेरा मसला हल हो गया। उसने बातों बातों में मुझसे कहा कि क्या पागल हो गया, और फिर दुनिया ने देखा कि मैं सच में ही पागल हो गया। मैंने जो भी सोचा हुआ है वो मैं वक्त आने पे कर जाऊंगा, मैंने जो भी सोचा हुआ है मैं वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं तुम्हें पी कर मर जाऊंगा। तू तो बीनाई है मेरी आंखों की, कि तू तो बीनाई है मेरी आंखों की, तेरे अलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं, और मैंने तुझे अगर तेरे घर छोड़ा तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे। अगर वो मुझसे खफा है तो मुझे खुद से जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। हम मशरूफ जरूर है मगर बेखबर नहीं। अगर सफर में मेरे साथ तुम्हारा प्यार चले, तवाफ करता हुआ मौसमे बहार चले। ये जिस्म क्या है कोई पहरन उधार का है, यही संभाल के पहना है यही उतार के चले। थैंक यू सो मच। एहसान मलिक जी, ये इनका दूसरी बार आना हुआ है यहाँ पे। पिछली बार ये पहली बार आए थे, तो इन्हें इस मंच से इतना लगाव हुआ कि ये जाते हुए बोल रहे थे कि अगली बार आएंगे तो बहुत अच्छा तैयार करके आएंगे। तो वाकई बहुत ही सुंदर। इसके बाद हम बुला रहे हैं रिचर्ड जोसेफ। थैंक यू कारवा। एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, ज्यादा टाइम ना लेके। वो लड़की मुझे बहुत याद आती है, वो लड़की मुझे बहुत याद आती है जो अपनी आंखों से मुस्कुराती है। वो लड़की मुझे बहुत याद आती है जो अपनी आंखों से मुस्कुराती है, जो बिन कुछ कहे सब सुना जाती है। सोते हुए भी चारों ओर जो नजर आती है, मेरी सांसों में जिसकी खुशबू आती है, वो लड़की मुझे बहुत याद आती है। वो चांद की चांदनी से हंसी, वो किसी गजल के शेर की आफरी, मेरी आवाज में हर पहर जो गुनगुनाती है, वो लड़की मुझे हर पहर याद आती है। वो जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते जुगनू चमकते हैं। वो जिस रास्ते से गुजरे, अंधेरा हो रहा तो वो जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते जुगनू चमकते हैं। वो जहां भी वो चले वहां लोगों के कदम थम थम के उठते हैं, और पैमाने भी वहां छलकते हैं, पैमाने भी वहां छलकते हैं। वो हर मौसम में अपने हुस्न का जादू जगमगाती है, वो लड़की मुझे बहुत याद आती है। सामने आ जाए तो अब दिल की धड़कन भी रुक सी जाती है। सामने आ जाए तो अब दिल की धड़कन भी रुक सी जाती है। दिल कहता है बात कर ले, पर लूटी उसकी बातों ने जो इज्जत वो याद आती है। दिल कहता है बात कर ले, पर लूटी जो उसकी बातों ने इज्जत वो मेरे सामने आ जाती है। वो लड़की मुझे बहुत याद आती है। आखिरी शेर इस कविता का कि दिल देने का किसी और को नतीजा भुगत रहे हैं हम, दिल देने का किसी और को नतीजा भुगत रहे हैं हम। दुनिया थे जिसकी अब उसके लिए फकत एक शख्स रहे हैं हम। अब पीलू थोड़ी उसके बाद याद आती है, अब पीलू थोड़ी उसके बाद याद आती है, पर फिर भी अब वो लड़की मुझको याद आती है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया रिचर्ड। इसी के साथ कारवा ओपन माइक शो की आज परफॉर्मेंस हम यहीं पे रोकते हैं
और फिर से आप सभी से मुलाकात होगी अगले रविवार को, और ये सफ़र इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। कारवां ओपन माइक शो बुक इन हैंड कैंपेन, और हम और आप हमेशा इसी तरह यहीं पे मिलते रहेंगे। और सभी साथियों का, कनिष्ठों का, वरिष्ठों का, जो भी यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं है, जिन्होंने बोला, जिन्होंने नहीं बोला, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और कारवां ओपन माइक शो इसी तरह बखूबी आगे बढ़ता रहे और हम बेहतर करते रहें। आपके सहयोग और आपके साथ के बिना ये संभव नहीं है। तो आप जो नहीं बोल पाए, आप अगले बार के लिए अपने मौके को तलाशिए, और ज़रूर इस मंच और इस माइक का जो उद्देश्य है वो आप सभी को वो मौका देना है, आपके अंदर की अभिव्यक्ति, आपके अंदर की कला को बाहर लाना। थैंक यू सो मच नीलेश सर, ज्ञानेंद्र सर, आप दोनों यहाँ पर आए, और आज का सफ़र हम यहीं रोकते हैं। और निश्चित ही ये जो आज यहाँ पे जो एक नया सफ़र शुरू हुआ है बुक इन हैंड कैंपेन और कारवां ओपन माइक का, ये यहाँ पे भले ही आप लोग को एक दो चेहरे दिखे मुख्य तौर पे, लेकिन हमारे पीछे हमारी टीम में कुछ नाम हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बड़ी मजबूती से हमेशा जुड़े रहते हैं, तभी आप यह सब देख पाते हैं। ये बहुत ही सामान्य नहीं है। अपने खुद के मुंह से ये कहना अजीब हो सकता है, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर आप अकेले हैं, एक या दो से इतने बेहतर इतना कुछ नहीं हो पाता। हमारे साथ में हमारे काफ़ी करीबी, और यहाँ पे ये शुरू करने के बाद भी हमसे बहुत से लोग जुड़े, उनके कंधे से कंधा मिलाने का जो उन्होंने हमारा साथ दिया, उसी की वजह से आप ये कारवां ओपन माइक को बुक इन हैंड कैंपेन को यहाँ पे निरंतर जारी रहते हुए देख रहे हैं और देख पाएंगे। आप सभी का थैंक यू सो मच। और हमारे बुक इन हैंड कैंपेन और कारवां ओपन माइक के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा उठा सके, जिसको लाभ हो, वो इसका फ़ायदा उठाए। थैंक यू सो मच।